इस राजनीतिक व्यवस्था से संतुष्टि नहीं हुई कि हम ही वोट दें और हम ही टैक्स दें और फिर हम ही डर के जिएं। जी सत्यदेव जी, आपने उन परिस्थितियों को बताया कि किस तरीके से इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में जीते हुए आपने कठिनाइयों का अनुभव किया। सैकड़ों हजारों लोगों से मिलने के बावजूद भी मैंने ये देखा कि ये जो वर्तमान राजनीतिक दल हैं या जो नेता हैं, इनकी इस बात के अंदर कोई भी दिलचस्पी नहीं है। और आने वाले 2024 के अंदर भी मैं स्वयं दिल्ली की चांदनी चौक क्षेत्र से लोकसभा का उम्मीदवार बनने का मैंने निर्णय लिया है। राजनीति के अंदर तो भाग लेना इसलिए है कि इसके बिना आप इस राजनीतिक व्यवस्था को ठीक कर ही नहीं सकते। ऐसी भ्रष्ट राजनीतिक व्यवस्था का अनुभव मैंने कहीं पर भी नहीं किया, लेकिन मैंने तो यही अनुभव किया कि ये झूठा लोकतंत्र और झूठा ही बहुमत है, जिसकी वजह से हम सब लोग, गरीब लोगों को न्याय नहीं मिल रहा। लेकिन मेरे दिमाग में ये भाव आया कि हम लोग इस तरीके की राजनीतिक व्यवस्था में क्यों हैं? क्या ये प्रजातंत्र है? चौधरी साहब, आपने जो महसूस किया वो तो बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग नहीं महसूस कर पाए। दुनिया के देश तो पता नहीं कहां से कहां निकल गए और हम लोग पहले से भी और बेकार हो गए। नमस्कार, मैं हूं प्रेम कुमार। प्रेम से बोलो, सत्य बहुमत। लोकतंत्र का जौहरी सत्यदेव चौधरी। जी हाँ, सत्यदेव चौधरी जो लोकतंत्र की वर्तमान व्यवस्था का विकल्प लेकर देश के सामने उपस्थित हुए हैं। सत्य बहुमत का विकल्प, सत्य बहुमत पर आधारित लोकतांत्रिक व्यवस्था का विकल्प, एक ऐसा विकल्प जिसमें जनता सही मायने में लोकतंत्र की सिरमौर होगी, जिसमें जनता शासक को डिक्टेट करेगी, शासक जनता को डिक्टेट नहीं करेगी। ऐसी सोच के वाहक हैं, ऐसी सोच को आगे बढ़ाने वाले हैं श्री सत्यदेव चौधरी। ये सत्यदेव चौधरी जी, हम आपके और श्री सत्यदेव चौधरी जी के बीच में आना बहुत ज़्यादा विलंब करना पसंद नहीं करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है सत्यदेव चौधरी जी। धन्यवाद, धन्यवाद प्रेम जी। चौधरी साहब, आप देश की वर्तमान लोकतांत्रिक व्यवस्था के समांतर एक नया विकल्प लेकर आए हैं, सत्य बहुमत का विकल्प। ये सत्य बहुमत के बारे में ये है क्या और कैसे ये विकल्प है, थोड़ी बात हमारे दर्शकों को बताएंगे? देखिए, मैं आपको अपने प्रारंभिक जीवन के बारे में बताता हूँ। भारतवर्ष के राज्य हरियाणा, जिला भिवानी के अंदर एक गांव है जिसका नाम है बहल। वहाँ पर किसान परिवार में मेरा जन्म हुआ। प्रारंभिक शिक्षा मैंने गांव में ही लेने के पश्चात कुछ माध्यमिक स्कूलों से निकलता हुआ दिल्ली विश्वविद्यालय के श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स में मैंने बीकॉम ऑनर्स किया और उसके बाद से मैं अपने कुछ कारोबार में लगा रहा, टेक्सटाइल के और पेपर के। और इतनी बार मैंने टैक्स, इतनी बार मैंने वोट देने के बाद भी जब मुझे इस राजनीतिक व्यवस्था से संतुष्टि नहीं हुई कि हम ही वोट दें और हम ही टैक्स दें और फिर हम ही डर के जिएं, और ऐसे ऐसे कानूनों से हमारे को सामना करना पड़ता है जो कि मैं समझता हूँ कि वो कानून ही गलत हैं। कानून बनाने वालों को भी नहीं पता कि ये कानून कैसे बने और हमारे को, आम मतदाता को, आम नागरिक को उसका पालन करना पड़ता है। और उसकी वजह से कहीं ना कहीं कोई गलती होती है तो फिर हमारे को उन अधिकारियों से, उन विभागों से समझौते करने पड़ते हैं। इस व्यवस्था से संतुष्ट ना होते हुए मैंने ये दिमाग लगाया कि भाई ये सारी राजनीतिक व्यवस्था है क्या? हमारे देश के लोग ऐसे तो नहीं हैं जिसकी वजह से आम नागरिक को संतुष्ट ना होना पड़े। तो मैंने ये सोचा कि भाई हमारी राजनीतिक व्यवस्था जो कि लोकतांत्रिक भी है, चुनाव भी करवाते हैं और बहुमत से हम सरकारें भी बनाते हैं, तो मैंने विचार करते करते ये समझ में आया मेरे कि लोकतांत्रिक और चुनाव तो फिर भी ठीक है,
लेकिन ये जो बहुमत की राजनीतिक व्यवस्था है ये मेरे विचार से ठीक नहीं है और मैं उससे सहमत नहीं हुआ। फिर उसी बहुमत के ऊपर मैंने बात करने की, सोचने की कोशिश करी, कुछ लिखने का प्रयास किया और उसके बाद में कुछ बोलने का प्रयास किया, कुछ लोगों से बातचीत करने की कोशिश करी और धीरे धीरे मैंने ये सोचा, मैंने ये पाया कि ज़्यादातर लोग इस वर्तमान राजनीतिक व्यवस्था से संतुष्ट नहीं है, उससे सहमत नहीं है और मैंने जो बहुमत के ऊपर बात करनी आरंभ करी उससे लोग सहमत होते चले गए और आज लगभग 12-15 साल बीत जाने के बाद मैं आज इस नतीजे के ऊपर पहुंचा हूं कि मैं अपनी बात लोगों के सामने रखने में सहमत हुआ, सफल हुआ। जी सत्यदेव जी, आपने उन परिस्थितियों को बताया कि किस तरीके से इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में जीते हुए आपने कठिनाइयों का अनुभव किया। एक नागरिक के तौर पर टैक्स दिए, टैक्स देने के बावजूद ऐसी वो सुविधाएं नहीं मिली जो एक नागरिक को मिलनी चाहिए। एक ऐसी व्यवस्था को आपने देखा कि टैक्स चोरी वाली व्यवस्था लोगों पर थोप दी जाती है, लोग टैक्स की चोरी करने पर मजबूर होते हैं और शासक जो है कोई समाधान नहीं देता। तो आपने इस बहुमत का जो सत्य बहुमत का विकल्प जो ढूंढा उसको लेकर के आप कैसे जनता के बीच गए और वो कौन सी तारीख थी या कोई वाकया था जो आपको याद होगा जब आपने इस चीज़ की शुरुआत की? नहीं, मैंने जब भी इस बहुमत के ऊपर बात करने की शुरुआत करी वो लिखना तो मैंने उससे और 2-3 साल पहले शुरू कर दिया था, लेकिन मैंने इसको लिख के संपूर्ण किया दिसंबर 2011 के अंदर और 2011 के बाद में मैंने जो भी सत्य बहुमत के विचार के कुछ हैंडबिल बनाए और सड़कों पे खड़े हो के हमने सालों तक लोगों के बीच में बांटे, लोग उससे सहमत हुए और मैं ये इंतज़ार करता रहा कि भाई शायद इस राजनीतिक विचार को जो हमारे वर्तमान नेता लोग हैं, जो वर्तमान राजनीतिक पार्टियां हैं, वो इससे सहमत होंगी, इसको समर्थन देंगी और इस भ्रष्ट राजनीतिक गठबंधन की व्यवस्था को बदलेंगी। लेकिन मैंने 6-7 सालों तक गंभीर प्रयास करने के बावजूद भी, सैकड़ों हजारों लोगों से मिलने के बावजूद भी मैंने ये देखा कि ये जो वर्तमान राजनीतिक दल हैं या जो नेता हैं, इनकी इस बात के अंदर कोई भी दिलचस्पी नहीं है, क्योंकि इनको तो गठबंधन से मुक्त होना ही नहीं है, इनको भ्रष्टाचार से मुक्त होना ही नहीं है। इनको तो एक ऐसी राजनीतिक व्यवस्था चाहिए जिससे कि गरीब मतदाताओं को मूर्ख बनाते रहें और देश के गरीबों को लूटते रहें। तो फिर मैंने ये सोचा कि एक इसका उपाय राजनीतिक, समस्या राजनीति की है तो इसका समाधान भी राजनीति है। राजनीति आपको करनी है तो आपको राजनीति में चुनाव में भाग लेना पड़ेगा। तो हमने पार्टी बनाई, पार्टी बनाने के बाद में हम चुनाव में भाग लेने की कोशिश कर रहे हैं और आने वाले 2024 के अंदर भी मैं स्वयं दिल्ली की चांदनी चौक क्षेत्र से लोकसभा का उम्मीदवार बनने का मैंने निर्णय लिया है। जी, आपको बहुत बहुत बधाई कि आप चांदनी चौक लोकसभा सीट से उम्मीदवार हैं, जनता के बीच जा रहे हैं आप। और एक बात हमारे दर्शकों के मन में होगी कि आपने तो सत्य बहुमत पार्टी बना ली और आप नेता हो गए, लिहाजा एक पार्टी के संस्थापक नेता हो गए, लेकिन इसके अलावा आपका परिचय क्या है? मेरा परिचय तो देखिए एक व्यावसायिक होने के नाते और मैं पूरे समाज से कनेक्ट होकर, समाज से जुड़ के बात करने की कोशिश करता हूँ। मेरा और ऐसा राजनीतिक परिचय तो मेरे परिवार का ऐसा नहीं है। ये तो मेरा एक राजनीति के अंदर तो भाग लेना इसलिए है कि इसके बिना आप इस राजनीतिक व्यवस्था को ठीक कर ही नहीं सकते। या तो लोग इससे सहमत हों, नहीं हो तो आपको सहमत करवाना है लोगों को। और मैं इन नेताओं के भरोसे बैठने की बजाय मैंने यही समझा कि अपने जीवन काल के अंदर जितना भी मैं ज़्यादा से ज़्यादा सत्य बहुमत की राजनीति को, सत्य बहुमत के विचार को लोगों के बीच में ले जा सकूं, मुझे ले जाना चाहिए। मेरा तो देखिए, और मैंने पूरी देश के अंदर भ्रमण किया, मैंने पूरी दुनिया के भी कुछ विकासशील देशों में भ्रमण किया। मैंने ऐसा कहीं भी
दुनिया के किसी देश में भी मैंने ऐसा नहीं पाया जहां पर इस तरीके की गठबंधन की भ्रष्ट राजनीति होती हो, जहां उम्मीदवारों को टिकटें बेची जाती हों, जीते हुए सांसदों की खरीद फरोख्त करके बहुमत बनाया जाता हो। मैंने अपने जीवन काल के अंदर अभी तक किसी देश के अंदर भी जहाँ जहाँ पर भी मैं गया, यूरोप में, अमेरिका में, कनाडा में और जापान में, रसिया में, साउथ अफ्रीका में, दुबई में, कहीं भी, सिंगापुर में मैं गया, लेकिन मैंने ऐसी भ्रष्ट राजनीतिक व्यवस्था का अनुभव मैंने कहीं पर भी नहीं किया। या बोलने को तो लोकतंत्र और बहुमत और पता नहीं कैसे कैसे चुनावों की दुहाई देते हैं, लेकिन मैंने तो यही अनुभव किया कि ये झूठा लोकतंत्र और झूठा ही बहुमत है, जिसकी वजह से हम सब लोग, गरीब लोगों को न्याय नहीं मिल रहा और किसी तरीके का भी कोई एक भेदभाव और पक्षपात से हमारा छुटकारा नहीं मिल रहा। जी सत्यदेव चौधरी जी, हमारे दर्शक निश्चित रूप से इस बात को नोटिस में ले रहे होंगे, आपकी बात को, कि आप एक कारोबारी हैं और इतने संपन्न भी हैं कि दुनिया के विभिन्न देशों की यात्रा कर चुके हैं। लिहाजा राजनीति आपकी कोई मजबूरी नहीं है, राजनीति आपका पेशा नहीं है, लेकिन फिर भी आपके मन में एक जज्बा पैदा हुआ कि दुनिया के विभिन्न देशों में जब ऐसी लोकतांत्रिक व्यवस्था जिसको कि हम सर्वश्रेष्ठ होने का दावा करते हैं, लेकिन वास्तव में ये जनता की विरोधी होकर के साबित हुई है, जनता इसमें परेशान है, तो इस बात ने आपको प्रेरित किया कि आप पार्टी बनाएं और अब आप चांदनी चौक लोकसभा सीट से उम्मीदवार हैं। जनता से क्या कहना चाहेंगे इस लोकसभा चुनाव में? देखिए प्रेम जी, मैं इतना संपन्न व्यक्ति नहीं हूँ, ना ही मेरे परिवार वाले गरीब लोग तो नहीं थे, लेकिन इतने धनवान और इतने धनाढ्य लोग नहीं थे कि मैं कोई ऐसा सुविधा भोगी व्यक्ति पहले था या आज हूँ। लेकिन मैंने जैसे ही ये उद्यम करना शुरू किया, उद्यम करने के बाद में जो मैंने अपने देश की, समाज की, मजदूरों की, किसानों की और युवाओं की जो मैंने अपने जीवन काल में उसको अनुभव किया, उनकी स्थिति को मैंने देखा, तो मेरे मन में ये दया आई, मेरे मन में एक भाव आया। दया तो नहीं आई, दया का तो कुछ और ही मतलब होता है, लेकिन मेरे दिमाग में ये भाव आया कि हम लोग इस तरीके की राजनीतिक व्यवस्था में क्यों हैं? क्या ये प्रजातंत्र है? तो ये जब प्रजातंत्र है ही नहीं, फिर हम क्यों इस तरीके के चुनावों का नाटक करते हैं? क्यों इस तरीके के बहुमत का नाटक करते हैं? ये तो बिल्कुल अन्याय है हमारे साथ में। और इसी बात को लेकर मैंने अपने दिमाग से चिंतन मंथन करते हुए इस तरीके की बात का विचार किया, जबकि मैंने इस बहुमत को बात को समझने के लिए ना ही तो मैंने कोई ऐसी किताबें पढ़ी, ना ही मैंने ऐसे कोई वकीलों से बात करी। जो मैंने अपने अनुभव किया, मैंने अपने जीवन के अंदर इतनी बारी वोट देने के बावजूद भी, इतना टैक्स देने के बावजूद भी और इतने सब लोगों के साथ, मजदूरों के साथ मिल के हम काम करते हैं, उसके बावजूद भी हमारी ऐसी दयनीय व्यवस्था क्यों है? बस इसी बात ने मुझे प्रेरित किया कि मैं इसके ऊपर ज़रूर चिंतन करूं। मैं एक बुद्धिशील, पढ़ा लिखा श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स से मैं विद्यार्थी हूं, तो मैंने ये सोचा भी मेरी जिम्मेवारी और मेरा उत्तरदायित्व है कि मैं इसके ऊपर चिंतन करते हुए जितना भी ज़्यादा से ज़्यादा सुधार करने की बात करते हुए लोगों को जोड़ सकता हूं, तो मैं इस बात के ऊपर जोड़ूं। जी सत्यदेव चौधरी जी, आप ये बता रहे हैं, आम लोगों को बता रहे हैं कि राजनीति में आप कैसे आए और किन परिस्थितियों में आए। तो ये जो व्यवस्था है जिसको आप बदलना चाहते हैं, और अभी अभी आपने कहा एक महत्वपूर्ण बात कि आप श्री राम कॉलेज से पढ़े हुए हैं। श्री राम कॉलेज दिल्ली का जाना माना कॉलेज है, DU यूनिवर्सिटी में है और यहाँ आपने पढ़ाई की है। तो इतना पढ़े लिखे होने के बावजूद आपने कहा कि हमने किताबें वैसी नहीं पढ़ी, बिना पढ़े हुए हमने इस चीज़ को महसूस किया। लेकिन चौधरी साहब, आपने जो महसूस किया वो तो बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग नहीं महसूस कर पाए। आपने RTI भी लगाई, सरकार से भी पूछा कि इस देश में जो बहुमत बनता है, सरकार बनती है, वो किस अनुच्छेद, किस धारा के तहत बनता है, बताइए। लेकिन आपको सही जवाब नहीं मिला। तो आप बताइए कि आप ये कह रहे हैं कि दूसरी पार्टियां जो इस बहुमत की व्यवस्था में हैं, लोकतंत्र की व्यवस्था में हैं, वो कुछ कर नहीं पा रही हैं। तब
ऐसे में आपकी नई पार्टी ऐसा क्या करेगी, कैसे करेगी? देखिए, सबसे पहली समस्या तो हमारी ये है कि इतने अच्छे अच्छे संविधान और इतने अच्छी अच्छी बातें लिख देने के पश्चात भी ये बात कहाँ चूक रह गई कि इसमें बहुमत का फैसला नहीं है। जितने भी हमारे बुद्धिजीवी हैं, नेता हैं, जिन लोगों ने भी इस संविधान में बनाने में योगदान दिया, वो बहुमत के बात के ऊपर बात क्यों नहीं कर पाए। और इसी कारण की वजह से 75 साल बीत गए हमारे, जिसकी वजह से दुनिया के देश तो पता नहीं कहाँ से कहाँ निकल गए और हम लोग पहले से भी और बेकार हो गए। मुझे तो नहीं लगता कि इस राजनीतिक व्यवस्था में रहते हुए आप कहीं पर भी कोई सुधार कर पाएंगे, कोई गरीबी को दूर कर पाएंगे, या किसानों को, गरीबों को, मजदूरों को कोई न्याय मिल पाएगा। और इसीलिए तो हमने ये सारी बातें करने का कोशिश करी ना कि भाई अपने जीवन के अंदर हम और करेंगे क्या। अपने लिए तो सारी दुनिया करती है, हम ही कमाएंगे, हम ही खाएंगे उसको, तो फिर क्या मिला। हम समाज के अंदर जब दूसरे लोगों को देखते हैं तो उसको हम ऐसा समझते हैं कि भाई पता नहीं कैसी दयनीय स्थिति में रहते हैं ये लोग। तो ऐसी कुछ तो सुधार, जहाँ शिक्षा नहीं, स्वास्थ्य नहीं, सुरक्षा नहीं, तो ये कैसी राजनीतिक व्यवस्था है, कैसा प्रजातंत्र है। भाई किसी भी प्रजातांत्रिक राजनीतिक व्यवस्था में कम से कम जो मूलभूत अधिकार हैं लोगों के, शिक्षा का, स्वास्थ्य का और सुरक्षा का, इसके ये भी अगर नहीं मिलते हैं तो फिर हमें इतने बड़े बड़े धनाढ्य या पूंजीपति या इस तरीके के लोग होने का हमारे को क्या मतलब है। हमें क्या ज़रूरत है उस बात की, जब हमें पीने का पानी नहीं है, हवा साफ नहीं है, इतनी गंदगी हम देख रहे हैं, इतनी भीड़ हम देख रहे हैं, बीमारी, अपराध ढेर लगा हुआ है, तो फिर हम इस राजनीतिक व्यवस्था को तो हमें ठीक करना ही है। चलते चलते चौधरी साहब, एक सवाल बहुत ज़रूरी लगता है, वो ये कि आपके समय में कौन कौन से शौक़ आप एक छात्र के रूप में इस कॉलेज में याद कर पाते हैं जब आपके इस किस्म से शौक़ होते थे? थोड़ा तो देखिए ऐसे शरारती शौक़ थे, बच्चों से मिल के शरारत करना, और फिर उसके बाद में मेरा कुछ वाद विवाद करने में और कुछ भ्रमण करने में मेरी ज़्यादा रुचि रही। मैं लोगों से मिलने में और देश के अंदर और देश के बाहर भी भ्रमण करने में मेरी ज़्यादा रुचि बनी। और लेकिन मैं यहाँ पर भी जब भी जितने भी विषय हमारे थे, उन विषयों के अंदर मैं कुछ विषयों में तो बहुत अच्छा था, लेकिन कुछ विषयों में मेरा बिल्कुल भी मन नहीं लगता था, जिसके अंदर मैं ज़्यादा उस पर ध्यान देता भी नहीं था। और इसीलिए मेरे कुल नंबर, मैं क्लियर तो हो गया, पास तो हो गया, लेकिन कुछ सब्जेक्ट के अंदर मेरे बिल्कुल भी नंबर नहीं आए। और कुछ सब्जेक्ट के अंदर मेरे इतने नंबर आए, जैसे ज्योग्राफी में, मर्केंटाइल लॉ में और अकाउंटेंसी के अंदर, इस तरीके से तो मेरा उसमें एक स्पेशली इंटरेस्ट रहा। जिसमें नहीं था मैं उसमें ज़्यादा दिमाग लगाता भी नहीं था, और जिसमें मेरा रुचि थी उस सब्जेक्ट के अंदर मैं बहुत ज़्यादा दिलचस्पी लेकर, और उसमें मेरे बहुत अच्छे नंबर आया करते थे। इस तरीके से मेरी उसमें, लेकिन लोगों से इंटरेक्शन करने का, लोगों से वाद विवाद करने का, बच्चों से मिलने का, वो मेरा बहुत दिलचस्पी रहती थी। कुछ यहाँ के प्रोफेसर से भी मेरी बहुत अच्छी घनिष्ठता बन गई थी। जैसे ज्योग्राफी के एक प्रोफेसर थे सदाना साहब, उनसे भी मेरी बहुत अच्छी घनिष्ठता हो गई थी, और मैं उनके ज्योग्राफी के विषय के ऊपर मुझे बहुत ही अच्छी रुचि लगती थी उनसे, उनके क्लास में अटेंड करने के अंदर और पढ़ने में। जी चौधरी साहब, निश्चित रूप से जो आपके शौक़ हैं वो आम स्टूडेंट से हट करके हैं। आम स्टूडेंट्स को अच्छा पहनने का शौक़ होता है, पार्टियां करने का शौक़ होता है, इधर उधर, हालांकि भ्रमण आपने कहा, मगर जाहिर है कि आज के स्टूडेंट्स के भ्रमण के शौक़ की तुलना में आपका भ्रमण अलग किस्म का रहा। शायद यही वजह है कि आपने थॉटफुल सोचा और लोकतंत्र की जो वर्तमान संसदीय प्रणाली है, इसके समांतर एक सत्य बहुमत का विकल्प लेकर आप आने में कामयाब रहे। जी, अंतिम बात आपसे बातचीत में। मैं तो देखिए बहुत ही साधारण से साधारण जीवन मैंने आज तक जिया। मैं कुछ ज़्यादा बहुत
खाने पीने का या बहुत ज़्यादा अच्छे अच्छे विलासिता के कपड़े पहनने का मेरे को कभी भी शौक़ नहीं रहा। मैं हमेशा ही साधारण से साधारण जीवन जीने का मैंने प्रयास किया और मैं प्योर वेजिटेरियन शाकाहारी व्यक्ति हूँ। मैंने कभी भी आज तक कोई मदिरापान या मांसाहार या इस तरीके का कोई दुर्व्यवहार मैंने नहीं किया किसी के साथ में भी, और मैं हमेशा ही इस साधारण जीवन जीने के अंदर मुझे ज़्यादा रुचि रही, मुझे ज़्यादा आनंद आया बल्कि। और मैंने अपनी पूरी लगन से, पूरी मेहनत से अपने जीवन के अंदर जो भी मैं परिश्रम कर पाया, और मैंने एक सिद्धांत बनाया, क्योंकि मेरे पास इतनी ज़्यादा कोई पूंजी का आधार नहीं था व्यापार करने के लिए, लेकिन मैंने सफल होने के लिए अपने दिमाग में सोचा कि सबसे पहला सिद्धांत तो है मेरे को कि मैंने हर स्थिति के अंदर सच बोलना है। सच के सिवाय मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है, और ईमानदारी बरतनी है और मेहनत करनी है। तो उसके अंदर मैंने कहीं भी कोई कोताही नहीं करी। 24 घंटे के अंदर मैंने 24 घंटे काम किया, और कभी भी मैंने झूठ नहीं बोला किसी के साथ भी। किसी का काम हुआ तो भी मैंने सच बोला, और नहीं हुआ तो भी मैंने उसको सच से का ही जवाब दिया। और इसी आधार के ऊपर मैं आज जिस सफलता के अंदर भी पहुंचा, जो कि मैं ऐसा तो नहीं कह सकता कि भाई मैं बहुत ज़्यादा धनाढ्य व्यक्ति बन गया, लेकिन मैं सच्चाई के फार्मूले के ऊपर, ईमानदारी के फार्मूले के ऊपर और मेहनत के फार्मूले के ऊपर शायद मैं और कई कारोबारियों से, कई लोगों से मैं अपने आप को बहुत अच्छा मानता हूँ। जी, जैसा कि आप दर्शक सुन पा रहे थे, सत्यदेव चौधरी जी के जीवन का जो मूल मंत्र है, सच्चाई, ईमानदारी और सतत मेहनत। वो सबका सम्मान करते आए हैं, सबसे सम्मान पाते आए हैं। यही वजह है कि आम जनता को जब सरकारें इंसान नहीं समझती, उनकी तकलीफ़ों को जब संवेदनशीलता के साथ समझा नहीं जाता, तो सत्यदेव चौधरी जी का मन जो है द्रवित हो उठता है। वो इस व्यवस्था को बदलने के लिए वे संकल्पित हो उठते हैं, और यही कारण है कि लोकतंत्र के 75 साल बीत जाने के बावजूद, आज़ादी के 75 साल बीत जाने के बावजूद, जब जनता की स्थिति बद से बदतर हुई है, गरीब और गरीब हुए हैं, अमीरी गरीबी की खाई मजबूत हुई है, बढ़ी है, तो ऐसे में सत्य विकल्प, सत्य बहुमत का विकल्प लेकर सत्यदेव चौधरी आप सबके सामने। वैसा ही आज भी मुझे दिखाई देता है। इसकी पूरे बिल्डिंग में, प्रांगण में मुझे कुछ भी अंतर नहीं दिखाई देता। ऐसा लगता है जैसे मैं 55 साल पहले यहाँ था, उसी तरीके से आज मैं यहाँ पर हूँ। पचपन साल पहले इसी श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स में आप पढ़ाई किया करते थे, आज उसी प्रांगण में मौजूद हैं। ये आप देख पा रहे हैं जो तस्वीर है कॉलेज की, SRCC क्लॉक है। ये परिदृश्य जो है, कुछ बदलाव आया है क्या तब में और अब में? नहीं, मैं जैसा 55 साल पहले देखता था इस कॉलेज को, वैसा ही आज भी मुझे दिखाई देता है। इसकी पूरे बिल्डिंग में, प्रांगण में मुझे कुछ भी अंतर नहीं दिखाई देता। ऐसा लगता है जैसे मैं 55 साल पहले यहाँ था, उसी तरीके से आज मैं यहाँ पर हूँ। सर, इस मूर्ति के बारे में कुछ बताएंगे आप? ये लाला DCM इंडस्ट्री के लाला श्री राम की मूर्ति है, जिन्होंने इस कॉलेज की फाउंडेशन रखी, और एक ये बहुत ही बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट के साथ साथ शिक्षा विभाग के अंदर इन्होंने बहुत ज़बरदस्त योगदान दिया। और इसी कारण से ये श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स जिसके नाम से है, पूरे विश्व के अंदर, एशिया के अंदर और भारत में तो है ही, लेकिन पूरे विश्व के अंदर इस कॉलेज की प्रामाणिकता है। और मुझे बहुत ही गर्व हो रहा है कि मैं इस कॉलेज का विद्यार्थी रहा हूँ। सत्यदेव जी, इस कॉलेज में पढ़ाई बहुत अच्छी होती है, दुनिया में नाम है। आप भी
उसी दौर से हैं। आज के भी बच्चे गर्व करते हैं इस कॉलेज में एडमिशन लें इसके लिए। आप थोड़े जो बच्चों का स्वभाव होता है कि कॉलेज जा रहे हैं, बंक मार गए, कुछ और करने लगे, आपने जीवन में कभी किया था क्या? आपके दौर में बच्चे करते थे? नहीं, देखिए उस ज़माने के अंदर थोड़ा ये बंक मारने का और का सिस्टम कम था, लेकिन मेरे को तो इस कॉलेज का इतना अच्छा लगता था कि मेरी कभी तबीयत ख़राब भी होती थी तो भी मैं कोशिश यही करता था कि मैं इस कॉलेज के अंदर ज़रूर आऊं। और मेरे को यहाँ के ट्यूटोरियल और यहाँ के जो प्रोफेसर्स थे उनसे बात करने में, उनसे वाद विवाद करने में, जो मेरे रुचि के विषय थे उनके ऊपर बात करने में मुझे बहुत ही अच्छा लगता था। और मुझे याद नहीं आ रहा कि मैंने कभी भी इसको मिस किया हो कॉलेज को 3 साल के पीरियड में। जी सत्यदेव जी, मैं देख पा रहा हूँ कि इस कॉलेज में रंग कर्म भी, इसका धर्म भी हुआ करता था, लोग नाटक भी किया करते थे और आज भी यहाँ छात्रों के लिए ये व्यवस्था है। आपने कभी इसमें हिस्सा लिया क्या? हाँ, मैंने यहाँ पर कुछ वाद विवाद के अंदर, कुछ म्यूज़िक सोसाइटी के अंदर इस तरीके से भाग लेने का मैंने कोशिश किया, जो कि बहुत ज़्यादा तो देखिए मैं नहीं अपने आप को ऐसा कहता जी कि मैं पता नहीं कैसा कलाकार था, लेकिन मेरे को उस रुचि ज़रूर थी। उस सारे कार्यक्रमों के अंदर हम बहुत बढ़ चढ़ के भाग लिया करते थे और कई बारी तो बहुत अच्छे बच्चे इकट्ठे होके हम उसमें एक जैसे गैदरिंग करते थे और अपने आपस में हंसी मजाक करते थे और वाद विवाद भी किया करते थे। और देखिए, जब आप 18 से 25 साल वाले वोटर, आज की जो वोटिंग लिस्ट है उसके अंदर आपको मालूम होना चाहिए कि कितना % वोटर हैं ऐसे, काफ़ी ज़्यादा नहीं, 30% वोटर 18 से 25 साल के हैं जो चुनाव में भाग नहीं ले सकते लेकिन वोट देते हैं। और फिर आप ही के वोट से जो सरकारें बनी या जो नेता चुने गए वो भ्रष्टाचार करते हैं, गठबंधन की भ्रष्ट राजनीति करते हैं, अपराधियों को, भ्रष्टाचारियों को टिकट देते हैं। और फिर जब वो भ्रष्टाचार करेंगे तो वो ये कहते हैं जी कि आपने हमारे को चुना है। दोष बढ़ेंगे उन लोगों के ऊपर जिन्होंने वोट दिया। अरे वो तो चुनाव ही नहीं लड़ सकते। बहुत महत्वपूर्ण बात सत्यदेव चौधरी जी कह रहे हैं कि 18 से 25 साल की उम्र के मतदाता वोट तो करते हैं, चुनाव नहीं लड़ पाते, लेकिन तोहमत उन पर लगती है कि एक ऐसी सरकार को आपने चुना जो कि भ्रष्ट है। तो ऐसे में ये सवाल बहुत महत्वपूर्ण है। और एक महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं चौधरी साहब कि 30% जो वोटर्स हैं वो 18 से 25 वर्ग के बीच में हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि अभी अगर 91 करोड़ मतदाता हैं तो लगभग 30 करोड़ मतदाता इसी वर्ग के हैं जो वोट तो दे सकते लेकिन चुनाव नहीं लड़ सकते। अब आप कुछ अपनी राय बदलेंगे? बिल्कुल, मुझे भी लगता है कि सबको मौका मिलना चाहिए, क्योंकि 30% काफ़ी ज़्यादा हिस्सा है इस वोटर्स के लिस्ट में। और सबकी एक वो होती है कि चुनाव तो लड़ने का अधिकार सबको मिलना चाहिए। हम कहते हैं कि कोई युवा प्रतिनिधि नहीं है, उसका एक मुख्य कारण ये है कि हमको हमारे युवा वर्ष में लड़ने ही नहीं दिया जाता, तो युवा प्रतिनिधि उभरेंगे कहाँ से? और देखिए, जब मतदाताओं के बहुमत से सरकार ही नहीं बनती, सरकार बनेगी सांसदों के बहुमत से, तो सांसदों के बहुमत से अगर सरकार बनेगी जिनके पास वोट ही कम है, और उन सांसदों की सरकार नहीं बनेगी जिनके पास वोट ज़्यादा हैं, तो ऐसी राजनीतिक व्यवस्था को बदलने की जिम्मेवारी और उत्तरदायित्व आप सब लोगों के ऊपर भी है। यदि आप 30% युवा मतदाता ये सोच ले कि हमें इस गठबंधन की भ्रष्ट राजनीति को वोट नहीं देना और हमें ऐसी राजनीतिक व्यवस्था को वोट देना है जिसके पास वोट ज़्यादा हैं, ना कि सांसद। हम सांसदों का विरोध नहीं कर रहे, जिसको सांसद चुना गया वो चुना गया, लेकिन जिस पार्टी को सबसे ज़्यादा वोट मिल गए उसका बहुमत मान के हम सरकार बनाने का अधिकार क्यों नहीं दे सकते? और जिन लोगों ने वोट दिए और उनके उम्मीदवार हार गए, वैसे उम्मीदवारों का और वोटरों का क्या महत्व है हमारी राजनीति के अंदर? तो सब बेकार हो गए।
जो चलिए, सांसद एक वोट से थोड़ी जीता। आज के परिप्रेक्ष्य में हल्की फुल्की चर्चा कर लेते हैं। आपने भी अपने समय की छात्र जीवन में यूनियन का देखा जी, होगा, जी, जी, तेज जी। देखा होगा, छात्र राजनीति देखी होगी। आज की छात्र राजनीति के बारे में आप कुछ बताएं। छात्र राजनीति अभी 2 साल तो काफ़ी अभी ढीला पड़ गया था कोविड के कारण, लेकिन अब फिर से उभर के आ रहा है। और इस साल हम छात्र की जो यूनियन की इलेक्शन होती है वो फिर से हम चाह रहे हैं कि वापस दोबारा से हो जाए। राजनीति तो सभी जगह है, छात्र वो नहीं, मेरे को ऐसा लगता है सब जगह राजनीति मौजूद है और हमें उसके साथ डील करना और उसमें से निखरना आना चाहिए। अच्छी राजनीति करनी चाहिए हमारे को, ना कि गठबंधन की भ्रष्ट राजनीति के समर्थक बन जाएं। ऐसा हमारी क्या मजबूरी है? हमारी तो कोई मजबूरी नहीं है। जब हमारे संविधान में कोई बहुमत का निर्णय नहीं है, कोई परिभाषा नहीं है, फिर भी हम उसी को मानते हुए क्यों चल रहे हैं? तो आप लोगों की अधिक जिम्मेवारी है ये कि आप अपने साथियों के साथ में और बच्चों के साथ में मिलके इस भ्रष्ट राजनीति से पीछा छुड़वाएं। नहीं तो मैं तो देखिए इस एज में, इस उम्र के अंदर थोड़ा मेरा स्वास्थ्य भी अच्छा नहीं रहता है, फिर भी मैंने अपनी जिम्मेवारी समझी, मैंने अपना उत्तरदायित्व समझा भी आने वाले भविष्य के अंदर हम अपने बच्चों को, अपनी पीढ़ियों को क्या छोड़ के जाएंगे? अगर हम एक अच्छा विचार भी नहीं दे सकते तो विचार देने के बाद में तो फिर जिम्मेवारी हम सब लोगों की है करना। जी, श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स के कैंपस से फिलहाल इतना ही।